Hello students, my name is Anush Singh. Welcome to my channel Universal Achievers Academy. Today I am going to teach you the first chapter of Indian Politics class 12th, and the name of the first chapter is Challenges of Nation Building. Nation building means राष्ट्र निर्माण, यानी देश को बनाने में या 1947 के बाद देश को आगे बढ़ाने में कौन कौन से चैलेंजेस हमारे देश हमारे गवर्नमेंट के सामने था, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। लेकिन 1947 से पहले की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। 1940 में मुस्लिम लीग के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास किया गया था सेपरेट होमलैंड के लिए। सेपरेट का मतलब जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स एट द टाइम ऑफ डिपार्चर एक पॉलिसी अडॉप्ट किया बड़ी फोर्सली, जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल। इसलिए जाने से पहले मुस्लिम लीग के नेताओं को उन्होंने भड़काया एंड दे हैड बीन फोर्स्ड टू डिमांड सेपरेट नेशंस फॉर मुस्लिम। और इसीलिए मुस्लिम लीग के नेताओं ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1940 में, जिसमें वो सेपरेट नेशन का डिमांड कर रहे थे। ठीक 2 साल बाद महात्मा गांधी ने एक बड़ा ही फेमस मूवमेंट स्टार्ट किया, आप लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। दैट वाज कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट दैट हैड बीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम मुंबई इन 1942। मेरा कहने का मतलब है कि चैलेंजेस तो 1940 से ही स्टार्ट हो गया था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जो मेन चैलेंजेस थे दैट हैव बीन स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, मींस आफ्टर 1947। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ट्रस्ट विद डेस्टिनी। एक्चुअली दिस वाज अ स्पीच given by the first Prime Minister of Jawaharlal Nehru on 14th and 15th August 1947। उन्होंने पहली बार जब स्पीच दिया था और तभी उन्होंने हमारे यहाँ का जो संविधान का असेंबली था उसको एड्रेस किया था, एंड दैट वाज कॉल्ड ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये भी बताया गया कि 1947 ठीक जिस दिन इंडिया आजाद हुआ उसके बाद से देयर वर अनलिमिटेड चैलेंजेस दैट हैड टू फेस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब मैं इसका दूसरा टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली देयर वर सम चैलेंजेस फॉर इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला चैलेंज जो था टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया वाज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी इन दोज डेज एंड इवन टुडे आल्सो। आज भी हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सारे लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। उनका कल्चर, उनका लैंग्वेजेस, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे पहला चैलेंज ये था कि इतने सारे डाइवर्सिटी में हम यूनिटी किस तरीके से एस्टैब्लिश करें, दिस वाज द मेन थिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इतिहास इस बात का गवाह है, जब कोई देश आजाद होता था इन दोज डेज,
या तो वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था या वहां पर मिलिट्री रूल अप्लाई किया जाता था। बट इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन हु हैड ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर इंडिपेंडेंस कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही इस्टेब्लिश किया जाएगा। मालूम है आपको कि हमारे देश में अनएजुकेशन था उस टाइम में, वी वर टोटली अननोन अबाउट द पॉलिटिक्स, इलेक्शन एक्सेट्रा। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। थर्ड चैलेंज था throughout development of all classes, means there were so many classes in India, upper class, lower class, middle class, SC, ST, minorities, बहुत सारे थे। अब इन सबको कैसे डेवलप कराया जाए, इस इतने सारे कास्ट के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जाए, यह भी इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने हैंडल किया बड़ी प्रॉपरली। सो इंडियन गवर्नमेंट मस्ट बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस। थर्ड जो इसका टॉपिक होगा वो है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि 14 अगस्त के मिडनाइट तक भी लगभग लोगों को यह मालूम नहीं था कि इंडिया will be divided or not, but just at midnight it had been announced on the radio कि India had been divided into two, India and Pakistan। तो पार्टीशन तो हो गया, लेकिन पार्टीशन का जो बेस था वो था हमारे यहाँ रिलीजन, धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान को बांटा गया था। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड है, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। सबसे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद एरिया कम पड़ रहा था पाकिस्तान के नेशन के हिसाब से, तो उन्हें बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, दैट हैड बीन आल्सो गिवन टू पाकिस्तान। तो कहने का मतलब यह था कि 1947 में ही टू नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, दो देश हमारे यहां बन गए थे। अकॉर्डिंग टू टू नेशंस थ्योरी, इंडिया कंसिस्टेड हिंदू एंड मुस्लिम बोथ। एक्चुअली महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग इंडिया में जो मुसलमान चाहे वो रह सकते थे, जबकि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना दिया गया था। इसके बावजूद भी इट हैड बीन डिसाइडेड कि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहेंगे। कहने का मतलब कि जो मुसलमान जाना चाहते थे पाकिस्तान गए, जो इंडिया में रहना चाहते थे रह गए। ये भी हमारे लिए एक चैलेंज के हिसाब से देखा जा सकता था। उसके बाद जैसा कि मैं आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बंटवारे में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का रहा तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहा था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जाते जाते भी ये बात नहीं चाहती थी कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं का देश बने। इसलिए उन्होंने एक गेम प्लान तैयार किया था और मुस्लिम लीग के नेताओं को भड़का करके इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आए तो आपको बताना चाहूंगा प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। देखिए, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर इंडियन गवर्नमेंट। दो ही दल थे हमारे यहाँ जो खास करके फ्रीडम फाइटिंग किया था, जिन्होंने या फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। अब सवाल ये था कि हाउ टू डिवाइड इंडिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सिर्फ एक बेस था हमारे यहाँ, अल्टीमेटली इट हैड बीन डिसाइडेड, और वो था रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर। अब धर्म के आधार पर बंटवारा जब हो रहा था तब भी ये प्रॉब्लम थी कि मुसलमान भी जो थे वो इंडिया में कई जगह फैले हुए थे। अल्टीमेटली जो ये डिसाइड किया गया था कि मुसलमानों के मेजॉरिटी जहां पर है
उस जगह को पाकिस्तान बना दिया जाए। जैसे इस्लामाबाद आप ले लीजिए, मुल्तान ले लीजिए, कराची ले लीजिए, लाहौर ले लीजिए, इन जगहों को तो मुस्लिम मेजॉरिटी था तो पाकिस्तान को दे दिया गया था। दिक्कत तो थी कि बहुत सारे मुसलमान दिल्ली में भी थे, पंजाब में भी थे, बंगाल में भी थे। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान का एरिया कम होने के कारण और बंगाल को भी पाकिस्तान को दे दिया गया, जो उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसमें पार्टीशन में एक्चुअली मुसलमानों के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ही वॉज टोटली इन अगेंस्ट ऑफ। उनका मानना था कि एक्चुअली भारत, इंडिया शुड नॉट बी डिवाइडेड, ऐसा वो चाहते थे। हालांकि उनकी बातों को इग्नोर किया गया और अल्टीमेटली इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि टिल मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त, जब लोगों को ये मालूम था ही नहीं कि विल इंडिया बी डिवाइडेड और नॉट, तो मेंटली वो लोग इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि व्हाट विल हैपन आफ्टर द डिवीजन। लेकिन जैसे ही डिवीजन का अनाउंसमेंट किया गया, बहुत सारे मुसलमान इंडिया में रह करके विदेशी हो गए थे। बहुत सारे हिंदू जो पाकिस्तान के एरिया में रह करके विदेशी हो गए थे। तो इस तरीके से बोथ ऑफ दिस टू साइड्स स्टार्टेड डिस्प्लेसमेंट, यानी लोगों का आना जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80 lakhs people had been migrated between these two nations। इन दोनों देशों के बीच में लगभग 80 लाख लोग या तो इंडिया से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से इंडिया आए। यह भी कहा जाता है कि 14th और 15th अगस्त के बाद एक जो ट्रॉमा, एक वायलेंस क्रिएट हुआ था, लगभग इसमें 5 to 10 lakhs people had been killed। इसमें इतने सारे लोग मारे गए थे। तो मिला जुला करके प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वाज अ बिग चैलेंज फॉर इंडियन गवर्नमेंट, और ये हमारे देश के लिए भी काफी हार्मफुल प्रूफ हुआ था। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, मतलब इसका परिणाम क्या हुआ। सबसे पहला परिणाम, a large number of people had been transferred from one nation to another, या तो इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया में। दूसरा था रिफ्यूजी प्रॉब्लम। रिफ्यूजी का मतलब हो गया जी कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे वो हमारे यहाँ रिफ्यूजी के तौर पे रह रहे थे, या फिर इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए थे वो वहां पर रिफ्यूजी के तौर पे रह रहे थे। और दोनों देशों में रिफ्यूजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, दैट वाज आल्सो अ बिग चैलेंज फॉर इंडियन और पाकिस्तान गवर्नमेंट। किलिंग ऑफ पीपल, पहले ही मैं बता चुका हूं, कहा जाता है कि टिल मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त near about 5 to 10 lakhs people had been killed mercilessly only because of displacement। सिर्फ यहां से वहां, वहां से यहां आने के चक्कर में इतने सारे लोगों को जो है वो हत्या हो गई थी, मार काट हो गया था, ऐसा कहा जाता है। अब उससे भी बड़ा चैलेंज कि बहुत सारे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे उनकी प्रॉपर्टी यहां रह गई थी, या पाकिस्तान से जो इंडिया में आ गए थे उनकी प्रॉपर्टी वहां रह गई थी। इन प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फाइनेंशियल एसेट्स जो थे उनके, घर वार, जमीन जायदाद, इनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दोनों ही देशों में माइनॉरिटीज की भी प्रॉब्लम हो गई थी। माइनॉरिटीज का मतलब कि जो वहां से लोग आए थे वो इंडिया में माइनॉरिटीज में आ गए, जो यहां से लोग वहां गए थे वो भी। तो दिस वाज आल्सो अ बिग चैलेंज फॉर इंडियन गवर्नमेंट। तो मिला जुला करके एक्चुअली जो कॉन्सिक्वेंसेज इसके थे वो बड़े ही हार्श थे, रूड थे, हॉरेबल थे, भयानक थे। अब मैं बताऊंगा कि ये तो हमारा इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल आई मीन टू से कि इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड जो चैलेंजेस थे। अपने ही घर में
बहुत सारे चैलेंजेस आफ्टर 1947 इंडिया को फेस करना पड़ा था। सबसे, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे who were under the British government in those days, and as soon as British government departed from India, 565 princely states had become independent. वो पूरी तरीके से आजाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो आजाद हुए थे प्रिंसली स्टेट्स, उनके पास पूरी स्वतंत्रता थी, पूरी आजादी थी उनके पास कि वो चाहें तो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हैं, चाहे तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट रह सकते हैं। लेकिन इंडिया के साथ ये थी कि इंडिया वांटेड टू एस्टैब्लिश यूनिटी इन मेनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसलिए इसी रेफरेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले रूलर ऑफ त्रावणकोर, निजाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ भोपाल, इन लोगों ने यह डिसाइड किया कि ना मैं इंडिया के साथ मर्ज होऊंगा और ना ही मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। वो इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन उन्होंने लिया था। और इस तरीके से अगर ऐसा कुछ होता तो इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंट्रीज। बहुत सारे छोटे छोटे देश हो जाते इंडिया में, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ के आयरन मैन कहे जाने वाले वल्लभ भाई पटेल, जो उस टाइम में होम मिनिस्टर भी थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी, एक्चुअली ही हैड बीन गिवन चार्ज ऑफ रीयूनाइटिंग द प्रिंसली स्टेट्स, यानी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने का जिम्मा जो दिया गया था वो वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और इसी दरमियान, इसी रेफरेंस में सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा हाउ हैदराबाद टू एक्सेस ऑफ इंडिया, यानी एक्सेशन ऑफ हैदराबाद विद इंडियन गवर्नमेंट। हैदराबाद का निजाम के बारे में यह कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हुआ करता था उस जमाने में, सबसे पावरफुल पर्सन था, लेकिन बड़ा ही रूड था, अनकाइंड था, जुल्म करने वाला था लोगों के ऊपर, और बड़ा ही ऑपरेसिव रूलर का इमेज था हैदराबाद के निजाम का। जब वल्लभ भाई पटेल उनसे बात करने गए मर्जिंग करने के लिए, तो he had totally protested that he would not want to become the part of India. इसके बाद भी एक चीज बताऊंगा मैं कि हैदराबाद के निजाम के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री थी, बहुत बड़ा मिलिट्री पावर उसके पास था, और उस मिलिट्री को रजाकार्स के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? रजाकार्स। ये रजाकार्स हर एंगल से पावरफुल थे। अल्टीमेटली 1948 में वल्लभ भाई पटेल ने केंद्र सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस से हमारे यहाँ का पैरामिलिट्री फोर्स को भेजा हैदराबाद। हमारे फोर्सेस एंड रजाकार्स के बीच में लड़ाई हुई, तब जाकर के हैदराबाद हमारा पार्ट बना, यानी हैदराबाद had merged with India। तो शुरू से लेकर के अंत तक, अभी तक जितनी बातें मैंने बताया, these all were the challenges that had been faced by Indian government before independence and after independence। हैदराबाद के जैसा accession of Manipur was also a big challenge for Indian government, क्योंकि मणिपुर का प्रिंस उस जमाने में राजा जो हुआ करते थे, उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। नो डाउट कि he had already signed the instrument of accession with Indian government। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये थी कि एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद भी
वहां का जो असेंबली था उसमें इलेक्शन होता था, इसलिए कि वहां की जनता वो चाहती है, वहां के सिटीजन्स, वहां के लोग चाहते हैं इंडिया के साथ मर्ज होना या नहीं। और जब इलेक्शन वहां पर हुआ था 1948 में, तो बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिला था। डिफरेंसेस इन द सेंस दैट कि एक प्रॉपर मैंडेट जो है वो नहीं मिला कि वहां के लोग चाहते हैं इंडिया के साथ मर्ज होना या नहीं। ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। अल्टीमेटली इन 1949 में मणिपुर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन वहां के लोगों के बीच में या वहां के कुछ ऐसे क्लासेस थे जिनके बीच में उस समय से लेकर के इवन टुडे आज तक भी बड़ा ही एंगर और रिजेंटमेंट देखने को मिलता है। लोग काफी गुस्से में होते हैं कि जो एक्सेशन का प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था मणिपुर में, दैट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर। बट व्हाटएवर, अल्टीमेटली मणिपुर जो है वो इंडिया का पार्ट बना 1949 में। ये तो बात जो हुई वो एक्सेशन के बारे में। अब हमारे यहां बहुत मेहनत के बाद वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 14 राज्यों, मतलब 14 राज्य बनाया गया। आफ्टर मेकिंग अ हार्ड एफर्ट ऑफ वल्लभ भाई पटेल, देयर वर only 14th states that had been established in India in those days। अब सवाल ये था कि देश तो धर्म के आधार पर बंट गया। अब हमारे यहाँ स्टेट को किस आधार पर डिवाइड किया जाए, किस तरीके से बाउंड्री को मार्किंग किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसको कहा गया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स के बाउंड्री को बनाना वाज अ बिग चैलेंज। धर्म के आधार पर स्टेट बनाए नहीं जा सकते थे। बड़ा ही माथापच्ची करने के बाद अल्टीमेटली इट हैड बीन डिसाइडेड कि हमारे यहाँ स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बनाया जाए, यानी जिस लोकेलिटी में या जिस एरिया में जिस लैंग्वेज का डोमिनेंस है उसको उसी टाइप के राज्य में यानी स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो अल्टीमेटली लैंग्वेज बिकेम द बेस ऑफ स्टेट्स डिवीजन, इसको बनाया गया। अब यहां प्रॉब्लम ये आ गई कि साउथ के कुछ स्टेट्स थे जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये सब जो हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया का नेशनल लैंग्वेज हिंदी थी और हिंदी इनको आती नहीं थी। So they had started protesting against Indian government. You know, this is not the right process that should be adopted for division of Indian states. इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये भी कहा जाता है कि कोई एक कांग्रेस के नेता थे साउथ में जिनका नाम था पॉटी श्रीमुलुलु। इन्होंने तो इतने दिन तक हंगर स्ट्राइक पर रहे और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो गई थी। बट वॉट एवर इट इज, अल्टीमेटली सेपरेट आंध्र स्टेट बिकेम इन दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया गया। उसके बाद चाहे केरला हो चाहे कर्नाटका हो, इन सबको अलग अलग स्टेट के रूप में अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज जो है उनको डिवाइड किया गया था। यह भी कहा गया कि दिस वाज नॉट गुड। अल्टीमेटली इन 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, और उनको यह आदेश दिया गया कि आप एक रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट कीजिए कि हाउ द स्टेट्स कुड बी डिवाइडेड, कि किस तरीके से स्टेट बनाया जाए। ठीक 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया ये, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग पूरे देश में 14 राज्य बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। इन सारे चैलेंजेस को आफ्टर 1947 इंडियन गवर्नमेंट ने फेस किया और बड़ी ब्रेवरी से इनको हैंडल भी किया। सो दिस ऑल वर द चैलेंजेस दैट had to be faced by Indian government. Thank you so much. Please like, subscribe,
and share my channel.